नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी देखने वालों का स्वागत है। आज हम इसमें मुख्य परीक्षा आईएएस और स्टेट पीसीएस में आने वाले पहलुओं पर, लेखन शैली पर, उसको लिखते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, गौर करना है, इस पर बात करेंगे। और उत्तराखंड पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा नवंबर महीने में होने वाली है, उसके लिए ये काफी लाभदायक रहेगा। और संस्थान में इसके लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन 15 अक्टूबर से हो रहा है, तो उसमें भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम इस पहलू को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को दें ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। मुख्य परीक्षा ये जो है, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस वाली हो या स्टेट पीसीएस वाली हो, इसमें जो है राइटिंग स्किल का बहुत अधिक महत्व है। राइटिंग स्किल वो हुनर है, वो कला है, वो विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपनी वास्तविक छवि को एग्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना है, और इसके लिए जो है लेखन वो साधन है, राइटिंग वो स्किल है जिससे हम अपने तमाम पहलुओं को, तमाम क्षमताओं को, तमाम काबिलियत को प्रस्तुत करके अधिक से अधिक अंक मुख्य परीक्षा में अर्जित करें, जो अंतिम परिणाम के लिए बहुत ज्यादा महत्व के होते हैं। तो मुख्य परीक्षा हम किस प्रकार से जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जो है हम कला एवं संस्कृति तथा भारत के इतिहास, इस पहलू पर आज एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज को लिखना है तो पहले उसका कंसेप्चुअल ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि हम उस चीज को समझाएं न्यूनतम शब्द सीमा में और अधिकतम व्याख्या के साथ। यहां पर ये दो शब्द हमारे सामने हैं, कला और संस्कृति, और फिर हमें भारतीय इतिहास के साथ में इन्हें प्रस्तुत करना है। हम पहले इन शब्दों को समझ लें। आर्ट एंड कल्चर, कला क्या है? कला जब निश्चित पैमानों में किसी भी निर्माणाधीन कार्य को, बनाए जाने वाले कार्य को, या फिर एक पेंटिंग को, या फिर एक भवन को, या फिर जो है एक सड़क को निश्चित आयामों में बना करके अधिकतम लाभ जब उससे अर्जित किया जाता है, और उसका जो एक व्यवहारिक आयाम है वो सबको हम बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, तो वो उस विषय वस्तु का जो है कलात्मक रूप होता है। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो हमारी सबसे पहली शुरुआती सभ्यता मानी जाती है, हम उस सभ्यता को आज जो समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय का लिखा हुआ जो इतिहास है वो पढ़ने की अवस्था में नहीं है, तो हमने इस पूरी सभ्यता को समझा कैसे? इससे के कलात्मक स्वरूप से, इसके सांस्कृतिक स्वरूप से। जब हम इसके कलात्मक पहलू पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर सड़कों का निर्माण हुआ था, समकोण पर बनी हुई सड़कों का, राइट एंगल पे बनी हुई रोडों का, व्यवस्थित सड़क, स्ट्रेट सड़क। हम जैसे आज चंडीगढ़ की बात करते हैं कि चंडीगढ़ भारत का स्मार्ट सिटी है, या फिर जो जयपुर है, पुराना जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट क्या है? सड़कों को व्यवस्थित बनाया गया है, व्यावसायिक भवनों को एक जगह पर निश्चित पैमाने पर बनाया गया है, आवासीय भवनों को अलग बनाया गया है, साथ में जो है
सफाई व्यवस्था के लिए जो है ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान दिया गया है। ये कलात्मक पहलू है। आज हम भारत में 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो उन 100 स्मार्ट सिटियों में भी हमने इस कलात्मक पहलू को ही ठीक करना है। तो कलात्मक पहलू ये वाला हिस्सा हो जाएगा कि हम कला में किस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, कल्चर। कल्चर या संस्कृति, जैसे हम कहते हैं कि वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, यानी हम उनकी तरह कपड़े पहनने, भाषा बोलने, रहन सहन, उस तरह का हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो कल्चर हो गया। तो हम कल्चर को इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा पहनाव है, हमारी भाषा है, हमारी बोली है, हमारा खान पान है, हमारे सामाजिक सरोकार है, ये तमाम चीजें संस्कृति के रूप में प्रस्तुत रहते हैं। तो हमें उस दौर के इन दोनों पहलुओं को प्रस्तुत करना है। और जब हमें ये स्पष्टता रहती कि हम क्या बता रहे हैं, तो फिर जो है लेखन में मूल और कीवर्ड्स आना स्वाभाविक है। तो मुख्य परीक्षा में ये एक प्रयास है। इसमें हम पहला हिस्से में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन, क्योंकि ये उस दौर की सबसे विशिष्ट विषय वस्तु में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन, हम इसमें सभ्यता को भी समझ लेते हैं, सिविलाइजेशन। किसी समय विशेष में जो विकासात्मक कार्य हमें देखने को मिलते हैं आज के नजरिए में, जैसे हमने व्यवस्थित सड़कें देखी, व्यवस्थित भवन देखे, सुरक्षा प्राचीर देखी, या फिर मोहरें देखी, ये तमाम जो चीजें उस दौर की आज भी हमारे सामने आती हैं और हम इसके माध्यम से उनका आंकलन कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये उस समय विशेष की सभ्यता हो गई, सिविलाइजेशन हो गया, कि किस प्रकार से वो लोग थे और कैसे अपने आप को रखते थे। अब हम इसमें जो है सिंधु सभ्यता के पहले महत्वपूर्ण हिस्से में नगर नियोजन के प्रमुख पहलू, क्योंकि सिंधु सभ्यता में हमें ये शहरी सभ्यता थी, अर्थात पूरी सभ्यता में जो विकास हमें देखने को मिला था वो शहरी परिवेश का मिला था। आज हम जैसे बात करते हैं कि गोवा एक शहरी जो है राज्य है, दिल्ली एक शहरी राज्य है, परंतु जो हिमालयन राज्य है जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये जो है विशेष रूप से शहरी की कम है और यहां पर जो है ग्रामीण परिवेश ज्यादा है। तो सिंधु सभ्यता अधिकतम शहरी सभ्यता थी। हालांकि इसके बाद जो सभ्यता इसके पतन के बाद आती है वो है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो जब हम इस नगर नियोजन के पहलू का मतलब इसमें क्या क्या अलग अलग जो है चीजें थी जिससे हमें इनके नगर नियोजन को समझने में सहायता मिले। तो जब हम मुख्य परीक्षा में इस पॉइंट पर जो है बात कर रहे होंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो किन किन चीजों को परिभाषित करने में रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस नगर नियोजन के पहलू पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो है जो सबसे खास चीज हमें मिली थी ये थी ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली जो है हमें यहां पर मिली है। तो यहां पर क्या था, जो शहर थे इस सभ्यता के, इन सभी को जो है एक ग्रिड प्रणाली के माध्यम से जो है बनाया गया था। जब ग्रिड प्रणाली की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे ये सड़क है और सड़क जो है सीधे 90 डिग्री पर जो है एक दूसरे को काट रही है, और इसके बाद जो है जो घर बनाए गए हैं वो जो है
इस फॉर्मेट में बनाए गए होंगे, जो आवासीय स्थल रहे होंगे वो इस फॉर्मेट में बनाए गए होंगे, अर्थात एक प्रॉपर ग्रिड फॉर्मेट के अंदर। इनके तो घरों का जो एंट्री होती थी वो भी जो है सड़क के अपोजिट साइड, जैसे आज हम देखते हैं कि सड़क की तरफ हमारे एंट्रेंस होते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों के एंट्रेंस सड़क के विपरीत, और शायद उसके लिए उनका वैज्ञानिक पैमाना ये रहा होगा कि डस्ट वगैरह अंदर ना आए, शोरगुल ज्यादा ना अंदर आए, वो एक बहुत व्यवहारिक चीजें हो सकती है। तो इस तरह का जो है इनका शहर एक ग्रिड फॉर्मेट में डेवलप्ड हुए थे। तो इनका शहर ग्रिड प्रणाली पर जो है बना हुआ था। इस ग्रिड के पहलुओं को अगर हम एक दो पॉइंट में अगर देना चाहेंगे कि इस ग्रिड के जो है क्या फायदे होने हैं, क्यों इन्होंने अपने शहरों को ग्रिड के रूप में विकसित किया था। तो जब सड़कों को हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री पर कटी है, तो आवागमन बड़ा आसान होना था। हम जो स्मार्ट सिटी आज सोच रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी जो है यही सोच रहे हैं कि जो है आवागमन आसान हो। इसके अलावा इमारतों का निर्धारण किया जा सकता है कि कहां पर आवासीय इमारतें बननी है, कहां पर जो है व्यावसायिक इमारतें बननी है। जो किले इन्होंने उस समय बनाए होंगे उनका निर्धारण करना आसान रहा होगा। उसके अलावा जो है भूखंडों को व्यवस्थित विभाजित किया जा सकता है। हम आज भी कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल इलाका है, ये कृषि क्षेत्र है, ये आवासीय क्षेत्र है, ये व्यावसायिक क्षेत्र है। जैसे अगर हम आज शहरों में जो है व्यावसायिक क्षेत्र बनाने हैं तो सड़क के इर्द गिर्द ही हो सकते हैं, वो कहीं दूर जाके कॉलोनी के बीच में व्यावसायिक नक्शा पास नहीं हो सकता। तो हम यहां से ग्रिड प्रणाली के पॉइंट्सों को, आवागमन, इसको बात कर सकते हैं। इमारतों का निर्धारण, इमारतों का निर्धारण यहां से हो जाएगा। साथ में जो है अगर हमें जो है इसमें भूखंडों का आवंटन करना है तो वो भी हम यहां से निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा भूखंड कृषि वाला है, कौन सा जो है व्यावसायिक है, कौन सा आवासीय है, या फिर कौन सा जो है ग्रीन जोन है। ऐसे भूखंडों का भी हम निर्धारण यहां से कर सकते हैं। तो हम ग्रिड प्रणाली का लाभ इस तरह से दे सकते हैं। अब इस प्रश्न को हमें शब्द सीमा में बांटना है तो वो हम इससे फाइनल कर सकते हैं कि मुझे देना क्या क्या है इसके अंदर। दूसरा जो इस नगर नियोजन का पहलू हम देखते हैं, यहां पर केंद्रीयकृत नगर। दूसरा जो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं केंद्रीकृत नगर। केंद्रीकृत नगर में क्या था कि ये हमारे पूरे इतिहास में देखने को मिलता है कि जो शासकों ने किलों का निर्माण किया है, फोर्ट का निर्माण किया है, उस फोर्ट के इर्द गिर्द ही शहरों का निर्माण किया जाता था या शहरों को विकसित किया जाता था। तो केंद्रीयकृत नगर हम इनको बोलेंगे कि जो है एक ऊंचे सी जगह पर सुरक्षा के मानकों से और कई तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो किले बनाए जाते थे वो ज्यादा हाइट पे बनाए जाते थे। उत्तराखंड में हम इनको गढ़ के नाम से बोलते हैं कि 52 गढ़ उत्तराखंड में थे, यानी काफी ज्यादा हाइट पर स्थित होने वाले किले। और बाकी किलों का भी हमने ज्यादातर इस तरह से अवलोकन किया है। फिर तो केंद्रीकृत नगर में हम ये देखते हैं कि शहरों को जो अक्सर किला होता था, फोर्ट होता था, उसके इर्द गिर्द विकसित किया जाता था। और इससे जो है इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक पहलू है, व्यावसायिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, ये दोनों तीनों पहलू इस केंद्रीकृत नगर से बेहतर किए जा सकते हैं। तो ये जो दो तीन कार्य जो है उस दौर में जो है जब ये शासक सोचते होंगे तो यहां से निर्धारित करते होंगे। तो ये क्या हो गया, किला और किले के आसपास या इर्द गिर्द आसपास जो है ये शहर विकसित कर देते थे।
और शहर को इस तरह से विकसित करने में मैंने कहा धार्मिक पहलू हो सकता है, व्यावसायिक पहलू हो सकता है और बाकी और भी चीजें हो सकती है। तो ये दूसरा हिस्सा इसके अंदर हम डाल सकते हैं कि इसकी क्या विशेषता थी। तीसरे हिस्से में हम क्या देखेंगे, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र। अब इस विभिन्न क्षेत्र में हम क्या कहना चाहते हैं, तो जब हम विभिन्न क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आज भी हमारी सरकार इस तरह से जो है चीजों को निर्धारित करती है कि कहां पर कृषि से संबंधित कार्य होने हैं, कहां पर व्यावसायिक कार्य होने हैं, कहां पर जो है धार्मिक क्रियाकलाप होने हैं। तो ऐसे विविध क्षेत्र जो है विभाजित किए हैं इस सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो यहां पर जो है ये सारे क्षेत्र जैसे कृषि वाले कार्य कहां पर होंगे वो अलग निर्धारित कर दिया, व्यावसायिक कार्य कहां पर होंगे ये निर्धारित कर दिया, और घरेलू से संबंधित चीजें कहां पर हैं ये निर्धारित कर दिया। तो ये विभिन्न क्षेत्र यहां पर विकसित किए इन्होंने। और आज भी हम देखते हैं कि हमारी सरकारें इस तरह से पूरे भूखंडों का निर्धारण करते हैं ताकि व्यवस्थित हो, सुगमता रहे और उनके बीच में तालमेल आवश्यक हो जाए। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाता है कहीं पर, तो वहां पे तमाम गतिविधि उसी तरह की बनाई जाती हैं, सुविधाएं उसी तरह की दी जाती हैं और उनके एक जगह पे होने से बहुत तरह के लाभ हो जाते हैं। हम जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं आज की डेट में, या फिर जो है हम पोर्ट वाले हिस्से हमारे उनको उस तरह से विकसित कर रहे हैं। तो ये चीजें उस दौर के अंदर की भी थी, ये भी यहाँ की विशेषता है। उसके अलावा हम यहां पर इस सभ्यता में क्या देखते हैं, पक्की ईंटें। पक्की ईंटें जो है इस सभ्यता में जो है प्रयोग हुए हैं, बैक्ड ब्रिक्स। अब हम इसके पहलू पे जाएं कि लिखना क्या है इसके अंदर, तो हम इसमें यह समझना चाहेंगे कि जो भी इन्होंने जो है इन पक्की ईंटों से निर्मित किया होगा, चाहे व्यावसायिक भवन किए होंगे या फिर जो है डोमेस्टिक बिल्डिंग्स बनाई होंगी या फिर फोर्ट बनाए होंगे या फिर अन्य चीजें, उन चीजों की स्थिरता लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सकती है पक्की ईंटों के द्वारा। साथ में जो है जो खतरे होते हैं, जैसे भूकंप आने होते हैं या आते हैं, या फिर जो है दूसरी तरह की जो है नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, इन तमाम चीजों से अगर बचना है तो हमें इस तरह के जो है घर बने होने चाहिए पक्की चीजों के। आज हम देखते हैं कि उड़ीसा में बहुत ज्यादा जो है साइक्लोन्स आते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो कच्चे घरों में है और इस तरह का जो है जिनका कंस्ट्रक्शन। पक्के घर वाले ज्यादा सुरक्षा अपने आप को दिला सकते हैं। तो इस सभ्यता में अधिकतम चीजों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। इन ईंटों का एक व्यवस्थित पैमाना होता था कि किस रेशो में ये ईंटें बनाई जाएंगी और लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी। तो वो एक खासियत है। हम आज तक देख रहे हैं कि ईंटों को क्यों होना चाहिए इसी साइज का, तो वो इनकी विशेषता है। तो पक्की ईंटों का निर्माण यहां से पूरा हुआ और पक्की ईंटों से सुरक्षा, साथ में जो है स्थायित्व और बचाव, ये तीनों चीजें हम यहां जोड़ सकते हैं इसके साथ में। ये भी जो है इसके नगर नियोजन की एक खासियत हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो है जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, ये इस सभ्यता की बहुत खास बात थी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था इनका। आज हम क्या देख रहे हैं कि हम भारत में शहरों की जो संख्या है बहुत ज्यादा हो गई है, परंतु कहते हैं कि जो शहर हैं वो अच्छे रहने वाले नहीं, रहने लायक नहीं है, या फिर उनको अभी और बेहतर बनाया जाना है। या 2014 में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज लाने का जो
प्रोग्राम शुरू किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही है कि हम शहर के अंदर स्वच्छता कैसे लाएं। उसके लिए जो है हमें ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तमाम चीजें जो है शहर से बाहर जानी चाहिए। आज की डेट में हम देखते हैं कि जो है कूड़ा उठाने वाली व्यवस्थाएं हैं, या फिर जो है सीवरेज सिस्टम है, या फिर हम जो है गंदगी को वेस्टेज का जो है निवारण करना है, रिसाइकलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है आज हम जो देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता वालों ने इन्हें तब शुरू कर दिया था। अर्थात इन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे हम जो है बढ़िया अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए बनाएं, उन तमाम पहलुओं पर उन्होंने काम किया था। तो ये जो है जल निकासी प्रणाली हमें ये दिखाती है कि किस प्रकार से जो चीजों को बेहतर करना है और स्वयं को साफ स्वच्छ रखना है। और महात्मा गांधी से लेकर के देखेंगे हम वर्तमान सरकार तक ने स्वच्छता पर बहुत प्राथमिकता रखी है, और ये बिंदु भी हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बात तो कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, परंतु आप वर्तमान पहलुओं के साथ में उनका स्पष्टीकरण दे रहे हो, अर्थात आप अवलोकन पूरा का पूरा कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जल निकासी, जल आपूर्ति, जल आपूर्ति, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब जो है जनसंख्या का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक जगह पर अधिक होता है, तो फिर उसके लिए जो है जल आपूर्ति सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकताओं में से एक है। भारत सरकार ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं भी चलाई, जैसे हम कहते हैं कि हर घर नल, हर घर जल, ये एक बहुत बड़ी योजना चल रही है। तो सिंधु सभ्यता में जो है जो हम देखते हैं कि जल आपूर्ति के लिए इन्होंने जो है पक्की नहरों का, कुओं का इस्तेमाल किया था, ताकि जल आपूर्ति जो है बनाई जो है रखी जा सके। उसके अलावा जो है इन्होंने जैसे हम एक सबसे बड़े भवन की बात करते हैं उस दौर में, स्नानागार। वो जो स्नानागार था, जिसको हम कहते हैं कि शायद वो किसी धार्मिक पहलू को जो है रिलेट करता है, या कुछ धार्मिक तरह का कुछ होता होगा। आज हम जो है इन स्नानागारों को कुंभ मेलों से कंपेयर कर सकते हैं कि कुंभ मेला होता है जहां हजारों लोग एक साथ एक जगह पर स्नान करते हैं और अपने धार्मिक रिवाज के हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है तब इस तरह के ये चीज कोई व्यवस्था रही हो, परंतु ये भी जो है अगर हम स्नानागार बना रहे हैं तो पानी तो चाहिए वहां पे, और वो उस समय की सबसे बड़ी इमारतों में से एक था। तो पक्की नहरें, कुएं, स्नानागार, ये उस दौर की विशेषता है जो जलापूर्ति को दिखाती हैं। तो इसके माध्यम से जो है सार्वजनिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित होता है। तो ये आप इसके अंदर जो है देख सकते हैं। इसमें एक और बिंदु हम जोड़ना चाहेंगे, सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग्स। क्योंकि कोई भी बड़ी व्यवस्था संचालित होनी है तो उसमें जो है शासकों का होना और उससे जुड़े हुए पहलुओं का होना आवश्यक होता है। आज भी हम देखते हैं कि भारत ने कुछ बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण किया है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा बैठक स्थल भारत मंडपम, ये जहां G20 का सम्मेलन हुआ था, या फिर हमने जो है नई पार्लियामेंट भवन बना दिया है, पहले से और ज्यादा बड़ा है, जहां जो है 1200-1300 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है एक साथ बैठ सकते हैं। यही चीजें जो है एक व्यवस्था को परिभाषित करती हैं, सभ्यता को परिभाषित करती हैं। इस नगर नियोजन सिंधु सभ्यता में भी हमें इस प्रकार के सार्वजनिक भवन मिले, जैसे हमें अन्नागार मिला है, अन्नागार जिसमें अनाज का भंडारण होता था, और
वो एक सार्वजनिक भवन को दिखाता है। आज भी जो है अनाज का भंडारण होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस में, वो भी जो है भंडार गृह उनके भी होते होंगे, और ये 1000 साल बाद इन चीजों की चर्चा हो सकती है जैसे आज हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है स्नानागार हो गया, सभागार जिसको आज हम पार्लियामेंट्री भवन के तरह से बोल सकते हैं, या विधान मंडलों के विधान सभा के भवनों की तरह बोल सकते हैं, तो ये भी जो है उस दौर के अंदर थे। इन तमाम पहलुओं को अगर हम नगर नियोजन के अंदर डाल दें, जो कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो हम अपनी बात को काफी ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। और इसमें जो गौर करने वाली बात है कि पहले तो हमारे मन में शब्द सीमा की स्थिति सुनिश्चित होना चाहिए कि इस पूरे प्रश्न को हमने किस में लिखना है, 100 में लिखना है, 125 शब्द में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, किस में लिखना है, 50 शब्द में लिखना है। तो जब हम शब्द सीमा को सुनिश्चित कर दें तो तब हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें 50 में लिखना है तो फिर सब ये मुख्य मुख्य बिंदु ही लिख पाएंगे हम, यहीं से काम हो जाएगा। अगर हमें 125 में लिखना है तो हम एक दो पहलू प्रत्येक के लिख सकते हैं, और अगर हमें 250 शब्द में लिखना है इसे, तो फिर हम सारे के सारे बिंदु इसके अंदर जोड़ सकते हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि जहां अगर हमारी शब्द सीमा हमें अनुमति देती है, हम उसको वर्तमान के पहलुओं के साथ इंगित करते हुए लिख सकते हैं। जैसे हम उसमें प्रेजेंट में हमारे पास इस पास्ट को क्लेरिफाई करने के कोई और उदाहरण है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारी कीवर्ड अप्रोच होती है मुख्य परीक्षा को लिखने की। तो तमाम कैंडिडेट्स जो इन तमाम पहलुओं से लाभ उठाना चाहते हैं वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं और इसका अधिकतम जो है लाभ उठा सकते हैं। इसका हम अगला दूसरा एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।